गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सीएलसी, विजय सीएलसी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज का, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं के शुक्ला। और आप देखिए यहाँ पर जो टॉपिक्स इसके अंदर लिए गए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है डियर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। तो डियर, हम लोग जानते हैं कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर हम देखें तो r हीलियम प्लस अपॉन r बेरिलियम 3 प्लस रेशियो ले लेते हैं। देखिए n मतलब ऑर्बिट नंबर है, कोष नंबर है, तो हीलियम के लिए ये 2 है और बेरिलियम के लिए 3 है, इसका स्क्वायर हो गया। जेड यानी एटॉमिक नंबर। अब अगर जेड एटॉमिक नंबर है तो देखिए ये इनवर्स रिलेशन में रेडियस के साथ है, इसका मतलब बेरिलियम 4 अपॉन हीलियम 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4 अपॉन 9 इंटू ये 2 आ गया, यानी 8/9। तो 8/9 ये रेशियो हुआ। अब हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ यहां पर, फर्स्ट। ठीक है डियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। अब CO में देखिए कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां पर देखें तो कितना हो गया, 14। अब इन 4 में से हमें देखना है 14 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, किस में हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन देखें, हाइड्रोजन 1 ए और F में 9, टोटल 10 हो गए, नहीं होगा। ये हो गया हमारा N2, ठीक है, N2 एटॉमिक नंबर 7, N2 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 40। ओके, नेक्स्ट। According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in 5th orbit। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 होता है, ठीक है डियर। अब यहां पर n की वैल्यू इन्होंने 5 दी है, तो 5H अपॉन 2, इसका मतलब 2.5H अपॉन पाई हो गया, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर अपना क्या हुआ इन सभी में से, करेक्ट आंसर हो गया अपना 4th, ठीक है। तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वर्सेस एटॉमिक नंबर 1/n एंड n। तो यहां पर डियर देखो, अगर हम रिलेशन देखें तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी क्या होती है, n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, Z/n होता है। अब अगर इस रिलेशन को हम सेपरेट करें तो देखो पहला केस क्या बनेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z, ठीक। तो यहां पर V और Z का कोई अगर ग्राफ है तो देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये 3rd करेक्ट है। इन्होंने कहा है कि गलत ग्राफ हमें चुनना है, इनकरेक्ट। तो फिलहाल देखो ये वाला सही है, सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें गलत बताना है। तो हम पहले इससे सही कंफर्म कर लेते हैं, गलत अपने आप पता चल जाएगा। तो 3rd ग्राफ करेक्ट हो गया। सेकंड केस क्या बनेगा, देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, ठीक। n इनवर्स रिलेशन में है V के, इसका मतलब n बढ़ेगा तो V घटेगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा V और n में। तो ये फर्स्ट ग्राफ करेक्ट हो गया। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर देखिए फर्स्ट करेक्ट है। फिर इन्होंने एक और टर्म दिया 1/n, इसका मतलब क्या है,
कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n, ठीक है, ये भी 1/n। तो यहां पर देखिए हमने 1/n और V में ग्राफ नहीं लिया, हमने वेलोसिटी और n यानी ऑर्बिट नंबर का ये ग्राफ है, ये इनवर्स रिलेशन है। और यहां पर हम V और 1/n के लिए ग्राफ देखेंगे, यानी 1/n को यहां आप x मान लो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो गया। आ रही है बात समझ में? तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी सेकंड भी करेक्ट हो गया। तो गलत कौन है इसमें? फोर्थ, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट सेलेक्ट करो, गलत सेलेक्ट करो। ठीक है डियर, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 4 हुआ, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट दी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। देखो पाउली का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए, यानी अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट बनेगा। ये तो सही है, मतलब ये पाउली के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए थर्ड हो गया, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन स्पिन यहां पर पैरेलल स्पिन है, ठीक है, अपोजिट नहीं हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहां पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, कहा गया दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L इज 2l+1, बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? अगर L की वैल्यू दी है और हमसे कहा जाए इसमें कितने होंगे, जैसे देखो मान लो L इज इक्वल टू 1 है, तो 1 किसके लिए होता है? P सबसेल के लिए। जो P उपकोष है, P सबसेल है, इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 होती है। अब P में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, ठीक है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते। अब अगर L की वैल्यू यहां पर रखें तो देखिए 3 आएगा, तो पहला सही है। फिर कहा दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n इज n², तो ये भी बिल्कुल सही है। भाई देखो जैसे हमसे कहा जाए n इज इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताइए, तो n की वैल्यू 2 है, यानी सेकेंड सेल। अब सेकेंड सेल में 2 सबसेल होती हैं, s और p। s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। अब अगर हम n की वैल्यू यहां 2 रख दें तो 2² 4 आ गया, सही है। An atom having unpaired electron is diamagnetic in nature। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, ना कि डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ऑल s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप, बिल्कुल सही है, s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन है? थर्ड, और जो गलत है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो देखिए ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं, वो एनर्जी ऑर्डर हम किस रूल से डिसाइड करते हैं? n+l से डिसाइड करते हैं डियर। किससे डिसाइड करते हैं? n+l से। तो देखो अगर हम n+l यहां पर फाइंड करते हैं तो फर्स्ट केस के लिए n+l 4 हो गया, ठीक है। l की वैल्यू 0 है तो ये 4, टोटल ऐसे ही देख लो 4 आ गया। यहां पर भी कितना आ गया? 4। यहां पर कितना आ गया? 5। यहां पर कितना आ गया? 3। आ रही बात समझ में? तो अब हमें पता है कि जिसके लिए n+l सबसे ज्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई? 5 वाले की, यानी C, ठीक है, ग्रेटर देन। अब देखिए 4 में आएगा, 4 के 2 हैं, तो जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम केवल n को प्रेफर करते हैं, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा।
तो अब देखो यहां पर 4 n की वैल्यू 4 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब A वाला ज्यादा एनर्जी का होगा, ग्रेटर देन, अब आ गया B और लास्ट में आ गया D। तो करेक्ट आंसर अपना CABD बना। किसमें है भाई? CABD थर्ड, ये करेक्ट आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट पर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब ऑक्सीजन गैस कहा गया मतलब O2 की बात है, तो मोल्स ऑफ O2 अगर हम निकालें तो 3.2 ग्राम वेट है, ये मोलर मास हुआ। मोल्स कितने आ गए? 0.1। अब 0.1 यहां पर मोल आ गए हमारे पास, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हो गए O2 के? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अगर यहां पर हम देखें तो 0.1 Na आ गया भाई। मोल में एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0.1 Na मॉलिक्यूल आ गया। अब एक O2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 8 इंटू 2 मतलब 16। तो एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.1 Na। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स में 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 Na। ठीक है डियर, तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट, तो देखते हैं डियर। अच्छा, 54 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 reduced by 1 मोल ऑफ Sn2+ आयन। तो देखिए अब यहां पर इन्होंने जो हमें दिया है, हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ये कहीं भी होगा, पोटेशियम +1 ही रहेगा, तो इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Sn2+, प्रोडक्ट आ गया Cr3 प्लस Sn+4। अब यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, एन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। ओके डियर, और इसका एन फैक्टर अगर हम निकालें तो ये आ गया 6। सिंप्लीफाई कर लें 1 और 3। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यानी जो ये Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट का काम कर रहा है। कौन? Sn2+। ठीक है, जो लूज करता है वो रिडक्टेंट है, जो गेन करे वो ऑक्सीडेंट है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेंट का चेंज 3 आया और रिडक्टेंट का चेंज 1 आया, तो 1 से रिडक्टेंट के चेंज से हम ऑक्सीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीडेंट के चेंज से रिडक्टेंट को। तो जब ऐसा करेंगे तो देखो यहां पर 3 लग जाएगा, यहां 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता, आप सब फिर भी लिख दे रहे हैं। तो देखो इन्होंने पूछा है 1 मोल Sn2+, ठीक है, कितने मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस करेगा? तो 3 मोल Sn2+ का 1 मोल को रिड्यूस करता है, तो 1 मोल कितने को करेगा? 1/3 को करेगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट हो गया। ओके, तो देखिए ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन, अब पूछा गया कि ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। तो चलिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते। ये 0 है, यहां पर -1, यहां पे +5, और देखो कार्बोनेट में कार्बन यहां पर अगर हम आप देखें तो +4 है, यहां भी +4 ही है। तो यहां पर ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है 0 से -1, और ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +5।
मतलब ब्रोमीन Br2 ही ऑक्सीडाइज भी हुई और रिड्यूज भी हुई। तो देखिए ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है डियर, तो यहां पर फोर्थ आंसर आपको मिल गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए कहा गया बोथ 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 है और इसका जो मोलर मास है, मोलर मास वो 106 होता है। तो मोलर मास और ग्राम वेट सेम है, इसका मतलब अगर हम इसके मोल्स निकालते हैं सोडियम कार्बोनेट के तो ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, तो मोल आ गया 1। अब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में 1 मोल कार्बन होगा और 1 मोल कार्बन का मतलब Na कार्बन एटम्स हो गए। ठीक, 12 ग्राम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मोलर मास भी क्या है, 12 है, तो 1 मोल कार्बन बना। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बोथ कंटेन 1 ग्राम एटम, मतलब 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन विच कंटेन्स इतना, तो बिल्कुल सही है, ये पहला आंसर जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके डियर, नेक्स्ट पर चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन दिस +6, तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताना है जो गलत हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO8, ये गलत हो गया। ठीक है, देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2 इज, ये सही है क्योंकि ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है। तो जो गलत हुआ वो मेरा आंसर है, तो नॉट करेक्ट बताना है, तो करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर डियर देखो ये ऑक्सीडेशन +4 है, ये 0 है, तो +4 से यहां पर 0 हुआ, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो चेंज कितने का आया, 4 का। ठीक है, ये -2 से 0 हो रहा है, कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करे। अब रिसीव कौन कर रहा है, SO2, ये ऑक्सीडेंट है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, +4 से 0 हो रही है। ठीक, तो अब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास, तो मोलर मास इसका हो गया 64। ठीक है डियर, और अपॉन एन फैक्टर हो गया 4, चेंज कितने का आया, 4 का। तो आंसर हमारा यहां पर क्या बना, 16। तो 58 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया डियर, करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, यानी 16। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 मोल नाइट्रेट आयन एक्सेप्ट 4 मोल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म विच स्पीसीज। ठीक है, तो देखिए नाइट्रेट आयन है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई, ये कह रहे हैं ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक, अब 4 मोल रिसीव करेगा तो जो N आएगा ये +1 का आएगा। ठीक है, अब ये 1 मोल ही हमें लेना है, 1 मोल लेना है। तो अब यहां पर पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं जो ऑप्शंस में हमें दिए हैं। तो देखिए यहां N की ऑक्सीडेशन +4 है तो ये नहीं हो सकता, यहां पर N की ऑक्सीडेशन +1 है तो ये हो सकता है, लेकिन ये ½ मोल लिखा है, देख लेते हैं। तो भाई यहां पर 1 ही मोल है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन है, जबकि इसके 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन होगा, तो बट नेचुरल है इसका 1 मोल बनाने के लिए हमें इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि N2O बने
तो हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो कम से कम 2 मोल लेने पड़ेंगे, यानी ये इसका 1 मोल इसके 2 से बनेगा, तो इसका हाफ मोल इसके 1 मोल से बनेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया यहां पर? सेकेंड। थर्ड में देखोगे नाइट्रोजन -3 है और यहां पर 0 है, तो करेक्ट आंसर अपना हुआ सेकेंड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट विद KiO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एज रिएक्शन दी गई, पूछा गया इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड KiO3। तो हमें यहां पर डियर क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर वही n फैक्टर निकालना है और मोलर मास से डिवाइड करके बता देना है। तो देख लेते हैं भाई, नाइट्रोजन यहां -2 है ऑक्सीडेशन, यहां पर 0 हो गया, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो 28 और 4 32 हो गया, ठीक है। अब यहां 2 नाइट्रोजन एटम है, तो ये चेंज कितने का आएगा? 4 का, यानी n फैक्टर 4 हो गया, तो 32/4 यानी 8। तो यहां पर N2H4 का इक्विवेलेंट 8 आ गया। ओके डियर, अब हमें बात करनी है किसकी? KiO3 की। तो यहां पर आयोडीन है +5, ठीक है, यहां पर आयोडीन है +1, तो यहां पर भी n फैक्टर हमें कितने का मिलेगा? 4 का ही मिलेगा n फैक्टर। अब अगर हम इसका मोलर मास KiNO3 का निकाल लें, तो 39 127 I का और 16 3 जा 48 ऑक्सीजन का। तो यहां पर डियर कितना हो गया? 4 और 5 2 7 7 4 1 और ये 2 और डिवाइड बाई 4, तो ये लगभग 53 के आसपास बनेगा, यानी फर्स्ट हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट देखते हैं। 1 मोल H2SO4 विल नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज। तो 1 मोल H2SO4 का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लो H2SO4 के। तो कैसे लिखते हो? मोल इंटू n फैक्टर। तो मोल यहां पर कितना दिया है? 1 दिया है, H2SO4 के मोल 1 है और n फैक्टर 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गए 2। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप जानते हो, एक रिएक्टेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट होता है। तो कह रहे 1 मोल H2SO4 विल नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज। तो H2SO4 इनमें से कौन ऑप्शन, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो 1 मोल H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना कर पाए। ऐसा कब होगा? जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट सेम ना हो। तो आइए चेक करते हैं। 2 मोल अमोनिया, तो देखो भाई अमोनिया का n फैक्टर 1 होता है, तो 2 × 1 ग्राम इक्विवेलेंट 2 आ गए। 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड, मोल 1 है, n फैक्टर 2 है, तो 2 आ गए। 0.5 मोल 0.5 n फैक्टर 2, तो 1 आ गया। और 2 मोल इसके लिए देखो, तो 2 × n फैक्टर 1 2 आ गया। तो H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट 2 हैं। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंप्लीटली हमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट इन बेसिस के चाहिए। तो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यानी ये नहीं कर पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनने वाला है। The oxidation state of +3 for phosphorus is in, हमें बताना है कि किसमें होगा। ठीक है डियर, तो देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, अब इसमें ये +1 है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, इसमें फॉस्फोरस +5 है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें भी P+5 है। फॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसमें +3 है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4th। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच गैस देयर आर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, के मोल्स निकाल लेते हैं। ये O2 लिया जाएगा, तो 16/32
यानी कितने मोल आ गए 0.5। तो 0.5 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहां पर भाई आप देखें, एक मोल किसी भी गैस का लो, मॉलिक्यूल्स तो उसमें Na ही होंगे। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की नंबर हमेशा 1 मोल में Na ही होगी, कोई भी गैस हो, ठीक। तो अब सबके मोल्स निकाल लो, देख लेते हैं यहां पर, ठीक है डियर। 16/48 यानी 1/3 मोल आ गया। यहां पर आप देखो 16/64 1/4 आ गया। यहां पर आप देखो 32/64 1/2 आ गया, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें 63 वाला केस, ठीक है डियर, तो 63 में हमें क्या बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स की नंबर सेम कहां होगी, जहां मोल का नंबर सेम होगा। तो मोल का नंबर सेम कहां है, थर्ड में, ठीक है, यानी 0.5 1/2 मतलब 0.5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2m एक्वस सोल्यूशन। तो मोलैलिटी यानी मोललता दी है यहां पर, कितनी मोलैलिटी 2m, और मोल फ्रैक्शन बताना। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस, अगर एक्वस सोल्यूशन है यानी सॉल्वेंट वाटर है तो 55.5। अब यहां पर वैल्यू रख दो 2/2 प्लस 55.5, तो ये आ गया आपका 2/57.5। अब अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, ठीक है डियर, 4। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ठीक है, HCl विल बी। तो देखो भाई, मिक्सचर की मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल यहां पर देखिए वॉल्यूम मिलीमोल्स में है, तो मिलीमोल्स में निकाल लेते हैं। 250 × 5, ये हो गया पहले सॉल्यूशन में HCl के मिलीमोल्स, ठीक है डियर। और दूसरे का देख लेते हैं कितना है, प्लस 750 × 0.2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 750 एंड 250, 1000 हो गया, ठीक है डियर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई देखो क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर 1.4 बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑन कंबस्शन ऑफ 100 ग्राम हाइड्रोजन विद 100 ग्राम ऑक्सीजन दी वाटर फॉर्म्ड विल बी। तो हमें यह बताना है कितना वाटर यहां पर बनेगा। तो देखो भाई, H2 का कंबस्शन कर देते हैं तो ये वाटर बन गया। अब बैलेंस कर लो, हाफ O2 हो गई। तो मोल्स यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। 100 ग्राम हाइड्रोजन है बाई 2 मोलर मास, तो 50 मोल्स हो गया। ऑक्सीजन भी 100 ही है, डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो यहां पर देखो 32 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा मोल्स की अगर हम बात करें 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है, 3.12 के आसपास ये ऐसे बनेगा। तो कंफर्म है ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, ये LR है, लिमिटिंग रेजेंट। तो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी बनेगी, मोल्स कितने या वेट बनेंगे प्रोडक्ट के, वो डिसाइड लिमिटिंग रेजेंट करता है, अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रेजेंट एग्जिस्ट करता है तो देखो यहां से कर लेते 1.1/2 यानी हाफ मोल से ये 1 मोल बनता है, यानी जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उसका 2 गुना ये बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रेजेंट है, कितने मोल है 3.12, तो ये 6.24 मोल बन जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी कितनी हुई, इसको निकालने के लिए यानी ग्राम वेट निकालने के लिए क्या करो, फॉर्मूला है मोल्स इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मतलब
मोल आ गए 6.24 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। कितनी आएगी वैल्यू भाई मल्टीप्लाई करने पर? लगभग 112.5, यानी करेक्ट आंसर सेकेंड। 67 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑन कंबस्शन विद 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 8.8 ग्राम CO2 एंड इतने ग्राम वाटर, द डेटा इलस्ट्रेट। डेटा क्या कहता है? तो भाई देखो 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन और इतने ग्राम ऑक्सीजन लगी, टोटल कितना हो गया 14.2 ग्राम। अब प्रोडक्ट कितना बन रहा है 8.8, ठीक है, और 5.4, 12, 13, ये देखिए 14.2 ग्राम। तो जितना एक तरफ मास डिसअपीयर हुआ उतना ही दूसरी तरफ मास अपीयर हुआ, यानी यहां पर मास कंजर्व है। जितना एक साइड में लॉस हुआ रिएक्टेंट साइड में, उतना ही प्रोडक्ट साइड में गेन हो रहा है। इसका मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, 12.5 ग्राम of sodium bicarbonate on heating gives 3 gram CO2. What is the percentage purity in the sample? तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको हीट किया, बनेगा क्या Na2O प्लस CO2, ये प्रोडक्ट आया। इसका मोलर मास होता है 106 और इसका 44 होता है। तो देखिए 44 ग्राम CO2 हमें, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, 44 ग्राम CO2 हमें कितने ग्राम से मिल रही है? 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैंपल को हीट करने पर कितने ग्राम CO2 बन रही? 3। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि 3 ग्राम CO2 हमें कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट से मिलेगी। तो इसको यहां पर अगर हम सॉल्व कर लें तो डियर देखो हमें रिजल्ट आ जाता है कि लगभग 1.245 ग्राम सोडियम कार्बोनेट खर्च होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट को डीकंपोज होना होगा? 1.24 ग्राम। इसका मतलब सैंपल में यही क्वांटिटी सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंट है, बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें इम्प्योरिटी है। तो देखिए अब अगर हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट 1.245 है, ठीक है डियर, और टोटल सैंपल का वेट कितना है 12.5, ठीक है, इंटू 100। तो अब ये देखिए एग्जैक्ट तो 100 मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट तो कह सकते हो सेम है, 100% आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी कम है। तो हम यहां पर किसके साथ जाएंगे? हो सकता है 100% एक्यूरेसी यहां ना दिखे, लेकिन अब इससे करेक्ट आंसर भी यहां पर डेटा कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम सेकंड विद कॉलम फर्स्ट एंड मार्क। ठीक है, तो देखिए भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये R हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन P हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q हो गया। E/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन ये S हो गया। RPQS कहां पर है? RPQS आप मिला लें, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा RPQS। तो सेकंड बनाना भाई, ठीक है, ये हुआ अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following observation was not correct during Rutherford scattering experiment? यानी Rutherford scattering experiment में करेक्ट क्या नहीं है देखते हैं। Most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected, तो ये सही है, ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है, ध्यान से देख लें, हमें बताना है नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट है, इसलिए अपना आंसर नहीं है। आ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये भी सही है।
अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर बाउंस बैक, ये गलत हो गया। वेरी फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल, एनसीईआरटी का डेटा देखें तो कहती है 1 or 2 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक होते हैं, यानी 20,000 में से 1 या 2। तो ये गलत हो गया, जो गलत है वही अपना आंसर होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1, ये लिखा भी है, इन 20 वर बाउंस बैक, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर अपना थर्ड हुआ। नेक्स्ट, the ratio between kinetic energy and the total energy of the electrons of hydrogen atom according to Bohr's model। तो यहां पर देखिए डियर, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई होती है। अब अगर हम इसका रेशियो लेंगे, ठीक है डियर, तो हमें क्या मिलने वाला है भाई? ठीक है, पहले कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो कंफर्म है काइनेटिक एनर्जी, ये रख दिया, और यहां पर हमने टोटल एनर्जी रख दिया। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी को के ई रखें, ठीक है, और इसको हम रख दें माइनस के ई, भाई टी इज इक्वल टू माइनस के ई, तो ये क्या हुआ? 1/-1, यानी 1:-1, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट, बोर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए, बोर मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर, यानी जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उस पर अप्लाई होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, अप्लाई होगा। हीलियम +1 में है तो एक इलेक्ट्रॉन अप्लाई होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक ही प्लस है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां अप्लाई नहीं होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 3+ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अप्लाई होगा। तो करेक्ट आंसर अपना कौन हुआ? थर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का हम लिखकर देखें, ठीक है डियर, तो यहां पर Ar कर दिया, मतलब आर्गन 18 हो गया। इसके बाद देखो 3d5 4s1 होता है, ठीक, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 24। अब 3+ है तो एक तो ये निकल गया, तो ये 3d3 बचा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। भाई एक s का निकल गया है, 3+ है, 2 इसमें से निकलेंगे। अब d ऑर्बिटल में 5 और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 73 का करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट मिल रहा है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब यहां पर हमें बताना है कि क्वांटम नंबर का कौन सा जो सेट है वो 3p ऑर्बिटल के लिए करेक्ट है। करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल है, यानी n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है। ओके, तो देखिए भाई, करेक्ट बताना, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ये गलत हो गया। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, गलत हो गया। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू -2, गलत हो गया। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। तो देखो एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है? l के। और टोटल नोड क्या होता है? n-1। तो यहां पर देखिए 3 है, यानी l की वैल्यू 3 है। 3 किसके लिए होती है? f के लिए होती है, f सबसेल के लिए। तो यहां पर डियर अपना आंसर क्या हो गया? थर्ड, यानी 4f। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। यानी हमें बताना इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का जो अरेंजमेंट है वो इम्पॉसिबल है, ठीक, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जरा देखो, n की वैल्यू अगर 3 है तो l -2 हो सकता है। भाई n इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 0 1 2। अब 2 है तो यहां पर आप देखिए वो कह रहे हैं कि इज एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, जो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। n 3 है, आप यहां से चेक करोगे तो आपको लगेगा कि l -2, ठीक है। तो कंडीशन इसमें देखें, क्वांटम नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम लोग इंप्रूव कर लेते हैं। l की वैल्यू जो है ये माइनस में नहीं हो सकती,
ठीक है, एल की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है डियर। तो यहां पर ये m की वैल्यू होनी चाहिए, किसकी वैल्यू होनी चाहिए, m, यहां l नहीं बल्कि m होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम m ले लेते हैं यहां पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए n-2, ठीक है, हो सकता है। अगर n4 है तो भाई यहां पर 4 है तो 4f भी तो हो सकता है। अब 4f हो सकता है तो m की वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, यहां पर आप देखो s की वैल्यू ये 0 दे गई तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, द ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 CRE, तो +1 है तो भाई ये 4th जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है 3D5 4S1 होता है, +1 दिया, एक निकल गया तो ये 3D5 बनेगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट पर चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर डियर देखो कहा गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना है, सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लो He+ सेकेंड सेल के लिए, तो 0.53 इंटू n² होता है सेकेंड सेल, n² मतलब 4 हो गया अपॉन z, तो ये 2 आ गया। ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहां से हमें रेडियस मिल गई, कितनी मिल जाएगी हमें भाई, ये 2 हो गया तो 1.06 एंगस्ट्रॉम ये रेडियस आ गई। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई 20, ठीक है, डायरेक्ट रख दो 3.14 इंटू रेडियस 1.06, इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर अपना आ जाएगा 4th। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बाई, ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, डिराइव किया होगा, h अपॉन, ठीक है, √2me। आ रही बात समझ में। तो कंफर्म है कि यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 मतलब हाफ मतलब रूट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना इसमें क्या जाएगा भाई, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल आर पॉसिबल इफ द वैल्यू ऑफ n+l इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7, ठीक है। तो यहां पर आप देखो n+l ग्रेटर देन 3 हो बट लेस देन 7 होना चाहिए, ओके डियर। अब अगर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7 है तो आइए काउंट कर लेते हैं कौन कौन से केसेस यहां पर बनने वाले हैं, ठीक है। तो n+l 3 से ज्यादा होना चाहिए, यानी n+l 4 हो। अब ये 4 किस किस ऑर्बिटल के लिए होगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, एक तो 3p हो सकता है, n+l निकालो 3, ठीक है, 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4d, ठीक है, मतलब 3 से ग्रेटर देन 3 रहे और लेस देन 7 रहे, तो ये डेटा आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं n+l 5 की बात की जाए तो अगर n+l 5 है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ सकता है, ठीक है, तो 5s हम ले सकते हैं, 3 से ज्यादा है, 7 से कम है तो 5s ले सकते हैं, 5p भी ले सकते हैं, ठीक है, 5p। इसी तरीके से 3d ले सकते हैं, 3 2 5, ठीक है। इसके अलावा देखो n+l हम क्या कर दें, 6 कर दें भाई, 6 वाला भी तो चलेगा ना। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना 6s। अब अगर 6p करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यही पॉसिबल है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर देखिए 8 तो सबसेल हो गए। अब ऑर्बिटल देख लो कितने, इसमें 3 है,
इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 1। अब अगर हम इसको काउंट कर लें तो हमें आंसर मिल गया क्या, टोटल देख लो भाई, 3, 1, 4, 7, 12, 13, 13 और यहां पर 9 है, 22। तो थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये क्या कहता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स नो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो इनका स्टेटमेंट है नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ये भी इनका रूल नहीं है। ऑल दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी इक्वल, ये सही है। ठीक है, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हुआ। 3d, 5d, 5f, 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो अब ये किससे करेंगे, n+l रूल से करेंगे। अब अगर n+l रूल लगा दे तो देखो सेकंड अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 83 में इन्होंने हमसे क्या कहा है भाई, इन्होंने कहा है कि the electron in Fe2 is not equal to the number of electron in which one of the following। तो Fe2 प्लस की बात करें तो देखिए आगे ये आर्गन आ जाएगा, 26 होता है एटॉमिक नंबर Fe का, 26। तो 3d6 4s2। अब 2 प्लस है तो ये तो हट गया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe के। अब इसमें देखो, इसमें 6 आ जाएंगे, s इलेक्ट्रॉन इन mg, इसमें भी 6 आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप mg का लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3s आ गए ना, एक में 2 तो 6 हो गए। अब अगर आप क्लोरीन का लिखोगे तो इसमें 3p5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना डियर, तो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच। तो p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन की बात करें तो यहां पर 5 ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A gas is found to have the formula COX, its vapor density। तो देखो यहां पर मोलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये आ गया 140। ठीक है, तो अब मोलर मास देख लेते हैं। CO का मोलर मास 28 होता है और कितने मॉलिक्यूल x, तो 28x हो गया। तो x इज इक्वल टू 140/28 कर दिया, क्या आंसर आ जाएगा भाई, तो ये 5 आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास 2 बल्ब हैं A एंड B, कंटेन 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O3 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा सही है। तो अब देखो भाई, इन्होंने A और B की बात की है और कहा है कि इनमें से कौन सही है ये बताओ। तो बोथ बल्ब कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम। अब ये जानने के लिए हमें इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ O2 की हम बात करें तो 16/32 यानी 1/2 मोल आ गया। अब मोल ऑफ O3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर 16/48, ठीक है, ये 1/3 मोल आ गया। तो जब मोल डिफरेंट हैं तो मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, देखिए मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना बनेगा, 1/2 Na, और मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितना बनेगा, 1/3 Na। अब अगर हम एटम्स की बात कर लेते हैं तो एटम्स ऑफ O2 कितने बन जाएंगे, मॉलिक्यूल हमने लिखा। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के O2 में। अब इसी तरीके से अगर हम O3 की बात करें तो 1/3 Na, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो यहां भी 1, यहां भी 1। मतलब एटम्स सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा।
तो हमें बताना है सही स्टेटमेंट। इन्होंने कहा बोथ बल्ब कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो पहला सही हो गया। बोथ बल्ब कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, ये गलत हो गया। बोथ बल्ब कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गलत हो गया। बल्ब ए कंटेन्स Na/2 मॉलिक्यूल, ये देखिए Na/2 मॉलिक्यूल सही है। वाइल बी कंटेन Na/3 मॉलिक्यूल, सही है। तो ए और डी करेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 10 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं सभी का 10 ग्राम लें तो किसमें मॉलिक्यूल्स की नंबर सेम होगी। तो जिनके मोल सेम होंगे उनके मॉलिक्यूल्स नंबर भी क्या होंगे डियर, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख लें कि मोल कहां पर सेम है, ठीक। तो मोल देखिए 10 ग्राम सभी का है, अब मोल सेम वहां होंगे, वेट सभी का 10 है जिनका मोलर मास सेम हो। तो देखिए मोलर मास वेट सबके लिए सेम है। अब जिसका मोलर मास सेम उसके मोल्स सेम हो गए, जिसके मोल सेम उसमें मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लो भाई, यहां पर 28, ये भी 28 है, क्लियर हो रही बात। यहां पर देख लो कितना है, 14, 28 और 16 कितना हो गया, 4, 3, 4, 44। तो यहां दोनों का मोलर मास 44 है, यहां दोनों का 28 है। तो आंसर अपना सी और डी बनेगा, यानी 4। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 7% नाइट्रोजन एंड 4% ऑक्सीजन, देन मिनिमम मोलर मास। तो देखिए मिनिमम मोलर मास हम अब यहां पर फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालें कि ऑक्सीजन। तो ये बात ध्यान रखें कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोनेंट सबसे कम है, मिनिमम मोलर मास हमेशा उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी यहां हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज 4 है जबकि नाइट्रोजन का 7 है। अगर मैक्सिमम मोलर मास हमें पॉसिबल निकालना होता तो हम उस एलिमेंट, उस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में निकालते जिसका परसेंटेज अबेंडेंस ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। अब 4% ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, तो देखो कम से कम उस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एटम तो प्रेजेंट होगा। मिनिमम की बात हमें करनी है। अब मिनिमम कितना है, एटम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एटम की नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ना भाई। तो यहां पर जैसे पेन 1 हो सकती है, पेन 2 हो सकता है, पेन 3 हो सकता है, पेन 1.2 तो नहीं हो सकता। तो कम से कम कंपाउंड में एक ऑक्सीजन होगी, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन तो होगी ही होगी। तो यहां से सॉल्व कर लो, 4 ग्राम ऑक्सीजन 100 ग्राम कंपाउंड में है परसेंटेज के हिसाब से, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने में हो जाएगी, ठीक है डियर। तो ये सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 400। तो करेक्ट आंसर हो गया अपना सेकेंड, ठीक है डियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन दिया है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे भाई, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है। एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इनटू इसका यहां पर क्या कहते हैं एटॉमिक वेट, तो 90 × 100 कर दिया, प्लस ऐसे 8 × 99 प्लस 2 × 102 कर दिया, और टोटल परसेंटेज यहां पर 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ऑलमोस्ट आपका आंसर थर्ड आ जाएगा 99.96, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11.2 liter CH4 present in a container at NTP. If 0.2 Na molecule of methane removed from कंटेनर, देन वेट ऑफ CH4 हमें बताना है। तो 11, पहले तो ये निकाल लो कि मोल्स कितने हुए CH4 के। तो STP का मामला है, तो 11.2 अपॉन 22.4 मोल्स आ गए 0.5, ठीक। अब 0.5 मोल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हो गए,
तो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो 0.5 Na हो जाएगा। अब इसमें से रिमूव कितना किया गया, 0.2, तो 0.2 Na माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया 0.3 Na। ठीक है, यानी इतने मॉलिक्यूल्स बच गए, मतलब कितने मोल बच गए, 0.3 मोल बच गए। अब 0.3 मोल है तो हमें वेट बताना है, तो वेट क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है डियर, तो मोल्स है हमारे पास कितना, 0.3, मोलर मास 16 होता है, तो कितना आ गया 4.8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो गया, फोर्थ। ठीक है डियर, करेक्ट आंसर अपना क्या बना, यहां पर फोर्थ बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 60 ग्राम ऑफ इथेन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो देखिए यहां दो रिएक्शन है, 100% एफिशिएंसी लिखी है, मतलब अगर हमने CH4 का मान लो 10 मोल लिया तो ये 10 मोल बनेगा, यानी 100% CH4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमने 10 मोल CH4 लिया तो 10 मोल मिथाइल क्लोराइड बन जाएगी। दूसरी रिएक्शन में 50% लिखा है, इसका मतलब अगर हम मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, हम 10 मोल लेंगे तो हमारा जो ईथेन है वो 5 मोल ही बनेगा। समझ में आ रही बात? तो देखो भाई, अब 60 ग्राम ईथेन, तो ईथेन का मोलर मास 30 होता है और ग्राम वेट कितना दिया, 60, यानी हमें ईथेन के कितने मोल्स बनाने हैं, 2 मोल। ओके, कितने मोल, 2 मोल। तो जरा आप देखो, यहां कंफ्यूज मत होना, ये रिएक्शन, अभी ये जो 50% एफिशिएंसी है ना, इसको भूल जाओ, इसको मान लो 100% मानकर पहले समझो कि 1 मोल बनाना है तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक, यानी 2 मोल मिथाइल क्लोराइड से 1 मोल इथेन बनता है, अगर हम ये मान लें कि 100% क्या है, एफिशिएंसी, लेकिन ये 50% दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100% होता तो इसके 2 से ये 1 बनता। ठीक, अब 50% है तो हमें इसका 4 लेंगे तब ये 1 बनेगा। आ रही बात समझ में? तो 1 बनाने के लिए इसके 4 लेने पड़ेंगे, तो 2 बनाने के लिए इसके हमें 8 लेने पड़ेंगे। अब ये 8 हमें चाहिए तो पहली रिएक्शन में हमें 8 बनाना है, अब 8 बनाने के लिए CH4 के भी हमें 8 मोल ही चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है डियर, तो देखिए भाई, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले पेपर में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय CLC, विजय CLC।